नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। भागवत ने कहा, सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। संघ प्रमुख भागवत ने कार्यक्रम में आगे कहा, पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती है। राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती है। राजनीति लोगों को एकजुट करने का हथियार नहीं बन सकती है। यह सिद्ध हो चुका है कि पिछले 40,000 साल से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं हैं। एकजुट होने के लिए कुछ नहीं है, वे पहले से ही एक साथ हैं। क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का क्या कुछ अर्थ निकाला जाए, क्या कुछ मायने हैं, उसे हम समझने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, किस तरीके से देखेंगे आप आरएसएस प्रमुख के इस बयान को? क्या कुछ मायने हम निकाल सकते हैं उनके इस बयान के? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बयान है और बड़ा बयान इस परिप्रेक्ष्य में है कि इस बयान में कोई ऐसी लाइन नहीं है जिस लाइन को आमतौर पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ के किसी प्रमुख या संघ प्रमुख जो हैं उनकी तरफ से जब कोई बात कही जाती है तो मीडिया हो या विरोधी हो, विरोधी दल जो हों, जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा से असहमति रखते हैं, वो ठहर कर सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई ऐसा बिंदु उसमें जरूर मिलेगा जो किसी ऐसी लाइन की तरफ जा सकता है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है या कोई ऐसी बात होगी। लेकिन इस पूरे बयान में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी बात कही गई है वो सैद्धांतिक दृष्टि से, और दूसरी तरफ हम उसको कहें कि एक साइंटिफिक फैक्ट के नजरिए से भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम भारतवर्ष की बात करें और भारत की बात करें तो जो भी यहाँ रह रहे हैं हम सबके डीएनए एक ही है। हमारे रिलीजन अलग हो सकते हैं, हमारी मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं, भाषा और बोली अलग हो सकती है, हमारी विचार और दृष्टियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हमारा डीएनए जो है, जो हमें मिला है अपने पूर्वजों से, वो डीएनए में साम्य है, वो एक है। तो एक तो ये एकात्मक जो दृष्टि रखने वाला बयान है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और दूसरी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात संघ प्रमुख ने कही है कि जो मॉब लीचिंग की घटनाएं देश में हुई हैं, जिनमें भीड़ ने उन मामलों को लेकर जो गौ हत्या से जुड़े थे या इसी तरह के जो विषय थे, उनको लेकर जो भीड़ की पिटाई से जो मृत्यु हुई है, जिसे हम मॉब लीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी उन्होंने निंदा की है, उसकी भर्त्सना की है और कहा है कि ये सही दृष्टि से किया गया एक निर्णय नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में उनका ये कहना, इस तमाम बातें कहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। ये एकात्म भारत और एकात्म भारत की दृष्टि को लेकर एक ऐसा बयान है जिसमें कोई विभाजन की रेखा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है कि संघ की सोच या दृष्टि को हम किसी क्योंकि जिस तरह से भारत सभी सोच और दृष्टियों का आदर करता है, उसी तरह से एक डेमोक्रेसी, एक विराट और विशाल डेमोक्रेसी सभी धाराओं को समान रूप से आदर देती है और संघ भी एक वैसा ही संगठन, इसी रूप में उसे देखा जाता है या देखा जाना चाहिए भी। सहमति असहमति सबकी होती है एक दूसरे से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बयान है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पिछले 40,000 सालों से हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा है, हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं है, एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, हम पहले से ही एक साथ हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बयान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत की एकता को दर्शाता ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का,
उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, बहुत बड़ी बातें कही हैं। वो कहते हैं कि भारतीयों का डीएनए एक है और एकजुटता की कोई बात ही नहीं है क्योंकि सब एक हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस फिर अटैकिंग मूड पर आ गई। राफेल पर न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल चालू किया है और पूछा है कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। सवाल ये पूछा है उन्होंने। इसमें उन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए। तो राफेल मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस अटैकिंग मूड में नजर आती है। न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार पर अब हमलावर है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल चालू किया और सवाल पूछा है कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं। इसमें 4 ऑप्शन भी उन्होंने दिए हैं। राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बात ट्विटर की। ट्विटर के खिलाफ 5वां मामला दर्ज किया गया। एक वकील ने हिंदू देवी के अपमान को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और ट्विटर हैंडल एथिस्ट रिपब्लिक के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया। एथिस्ट रिपब्लिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ टी शर्ट की तस्वीरें पोस्ट की। इनमें एक टी शर्ट पर देवी काली की तस्वीर बनी हुई है। इसी को वकील ने आपत्तिजनक मानते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसमें ट्विटर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है। तो एक बार फिर ट्विटर विवादों में आता हुआ नजर आ रहा है। अब तक ट्विटर पर 5 केस हो चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस ने मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये पहला मामला। दूसरा, देश का गलत झंडा दिखाने पर बुलंदशहर में मामला दर्ज किया गया। तीसरा, देश का गलत झंडा दिखाने पर मध्य प्रदेश की साइबर सेल में केस दर्ज हुआ है। चौथा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने केस दर्ज किया। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज हुआ है। पांचवा है, हिंदू देवी को लेकर ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कंटेंट को लेकर दिल्ली में केस दर्ज हुआ। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। शनिवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर सहमति बनी थी। शपथ से पहले धामी मंच से उतरकर सतपाल महाराज से मिलने गए। मुख्यमंत्री के बाद सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, विशन सिंह, गणेश जोशी, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का मध्य प्रदेश के सागर जिले से गहरा नाता रहा है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के अलावा वो आरएसएस से जुड़े रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के परिवार से उनका जुड़ाव रहा। सागर के इस होनहार छात्र के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने से एक बार फिर पूरे देश में सागर का नाम रोशन हुआ। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के पिता आर्मी में सागर में पदस्थ रहे। साल 1993 से 94 के दौरान केंद्रीय विद्यालय सागर में पढ़ाई हुई। वो यहाँ पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। शांत स्वभाव के चलते उनका ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं रहा, लेकिन आरएसएस से जुड़े होने के कारण पुष्कर का पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। रुक करेंगे रायपुर का, जहां पर कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने वर्चुअली बैठक ली है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने सरकार के कामकाज की जानकारी दी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार के कामकाज में रुकावट पैदा की। केंद्र सरकार हमारी रुकी हुई राशि नहीं दे रही है, इसके चलते कई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार का कामकाज एक मिसाल है। तो कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने वर्चुअली बैठक ली। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के लिए एआईसीसी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 3 वर्ष का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और वादों को पूरा करने के लिए जिस तरह से काम किया है, जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, किसानों को धान का 2500 रुपए दाम दिया जा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, डीएमएफ जैसे क्षेत्रों में जो बुनियादी क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, इन सारे कार्यों की सराहना की गई और जो 36 वादे किए गए थे उनमें से 24 को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने पहल की है, इसकी भी प्रदेश कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया। वहीं नीमच पहुंचे सांसद सिंधिया ने कोरोना से दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत लोगों के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। सांसद सिंधिया ने कहा है कि कोरोना के बीच जनता के बीच रहना हमारा दायित्व है। कोरोना काल में बीजेपी की सरकार ने लोगों की सेवा की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तन मन से लोगों की सेवा की है। लोगों पर दुख का पहाड़ टूटा है। मैं दुख बांटने लोगों के बीच पहुंचा हूं। कांग्रेस के आरोपों पर सिंधिया ने जवाब दिया। कहा, जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं वे ट्विटर तक ही सीमित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने तन मन और अपने जान को हथेली पे डालकर लोगों की सेवा की। हमारा मकसद यही है कि संगठन ही सेवा का माध्यम है। आज जो इस कठिन समय में लोगों के घरों में एक दुख का पहाड़ टूटा है, उस दुख बांटने के लिए मैं पूरे अंचल का दौरा कर रहा हूँ। पूरे देश में कर्फ्यू लगा था, 144 थी, लॉकडाउन था। मुझे तो आश्चर्य है कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं वो लोग तो केवल ट्विटर तक सीमित थे और स्वयं क्वारंटीन हो गए थे। ना कोरोना के पहले दिखे, ना कोरोना में दिखे, ना आज दिख रहे हैं। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का, मालवा संभाग का पल पल की सूचना, कठिनाइयों का समाधान, व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश हम लोगों ने की है। अब बात करेंगे महिला अत्याचार की। समाज में महिला अत्याचार की घटनाएं रुकने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। अलीराजपुर में युवती से बर्बरता के बाद धार के पिपलवा में 2 युवतियों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। दोनों युवतियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। युवतियां चीखती रहीं, रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन लोगों के सिर पर जैसे खून ही सवार हो चुका था। अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन चुके थे। किसी ने लात घूंसों से पीटा
तो कोई डंडे और बेल्ट से वार करता रहा। युवतियों के कराहने और पीड़ा से निकलती चीखें भी उनके पत्थर हो चुके कलेजे को पिघला नहीं पाईं। युवतियों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने मामा के लड़के से फोन पर बात कर रही थी और इसी को लेकर परिवार के लोगों ने उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। डर के चलते युवतियां थाने तक नहीं पहुंच पाईं। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। तो महिला अत्याचार की 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धार, अलीराजपुर, शाजापुर, कमोवेश ऐसा ही हुआ तीनों जगह। धार में अपने ही हैवान बन गए, अलीराजपुर में बर्बरता की हदें पार कर दी गई और शाजापुर में दबंगों का कहर महिलाओं पर देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल के निशातपुरा पुलिस ने फर्जी लेडी सिंघम को गिरफ्तार किया। 22 साल की लड़की पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके में रौब झाड़ रही थी। आरोपी लेडी सिंघम पिछले करीब 10 दिन से सक्रिय थी। उसके हफ्ता वसूल किए जाने की भी शिकायतें आईं। लोगों की सूचना पर निशातपुरा पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। महिला की पहचान निशातपुरा थाना इलाके के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली 22 वर्षीय प्रियंका हिरवार के रूप में हुई है। सिपाही की भर्ती वर्दी पहने हुए भी हैरानी की बात है कि उसके पास बेल्ट, कैप और नेम प्लेट तक लगा रखी थी। पूछताछ में उसने बताया कि वो पुलिस में नहीं है, बस रौब दिखाने के लिए वर्दी पहनकर निकलती थी। हालांकि अब तक ये पता नहीं चला है कि उसने कितने लोगों से पैसे लिए, लेकिन वो इलाके में लोगों से हफ्ता वसूल की भी कोशिशें कर रही थी। पुलिस पूछताछ के बाद खुलासे की बात कह रही है। निशातपुरा में एक 22 साल की युवती मध्य प्रदेश पुलिस की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में घूमते हुए पाई गई। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और फर्जी पुलिस वाले पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और वह यूनिफॉर्म पहन के ऐसा ज्ञात हुआ कोयफिजा निशातपुरा अन्य एरिया में भी घूमी है। उसका क्या मोटिव था, उससे बातचीत की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहती है, जबकि वास्तविक उद्देश्य क्या है बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये भी अपील करते हैं कि यदि इसके द्वारा कोई अवैध कृत्य किया गया हो या कोई अवैधानिक गतिविधि की गई तो थाना निशातपुरा में रिपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग भी अभी प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया है। विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में